ब्रांच एक्सपेंस जो होता है ना स्टॉक एंड डेटर में, तो अगर अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये जो है ये कॉस्टिंग का एक टर्म होता है पीवी रेशियो, यहां पर उसका प्रयोग किया गया है पीवी रेशियो। कभी कभी एग्जामिनर बच्चों को ये नहीं बताता वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो बोल देगा कि पीवी रेशियो 20% है। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ऑल्दो मैं इसका लॉजिक समझा रहा हूं। पीवी रेशियो 20% का मतलब है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 80% ऑफ सेल्स है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और पीवी रेशियो में हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन को सेल्स का परसेंटेज बना देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा रहा हूं कि सेल मान लो 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 20। अब जो हमारा पीवी रेशियो होता है जिसको मैंने यहां नीचे लिखा है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इस क्वेश्चन में अभी आपने ऊपर देखा कि हमारा कंट्रीब्यूशन 20 था, सेल्स जो थी वो 50 थी, इनटू 100 किया तो जो कंट्रीब्यूशन है बेटा वो आ गया 40%। तो कंट्रीब्यूशन 40% है। अब आप गौर करके देखिए, एक बार वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी 30 है, उसको सेल्स का परसेंटेज बनाइए तो वो आ जाएगा 60%। तो अगर क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 60% है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन कर लेता है। पर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा कि पीवी रेशियो 40% है, बच्चा लोटपोट गिर जाएगा, सर दीवार पे मार देगा और कंफ्यूज हो जाएगा। पर आपने ऐसा नहीं करना है। अगर वो बोलता है पीवी रेशियो 40% है तो आप अपने आप समझ जाइए 100 माइनस 40% इक्वल टू 60% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट देखा जाए क्या हुआ, वो हुआ सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों घटा दें तो आपका प्रॉफिट आता है। पर अगर सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाए तो आपका आता है कंट्रीब्यूशन। और जो पीवी रेशियो होता है वो कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है। तो एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर पीवी रेशियो 40% हो तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट बाकी बचा हुआ 60% है। इसी प्रकार मैंने यहां पर एग्जांपल दिया कि अगर पीवी रेशियो 30% हो तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट बचा हुआ 70% ऑफ सेल्स है। तो आपने सदा ध्यान रखना है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अगर आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन तो वेरिएबल कॉस्ट, तो वो क्या होगा 100 माइनस पीवी रेशियो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो इसको आइए एक बार और देख लीजिए, प्रेजेंटेशन बेटर कर दी। पीवी रेशियो क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और इस स्लाइड में देखिए मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज क्या होगी, 100% माइनस पीवी रेशियो। 100% माइनस पीवी रेशियो क्या होगी, वेरिएबल परसेंटेज कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला सेट कर दिया, लिख लें आप। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3। कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे वो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल की चर्चा करेगा। अभी तक आपने ये सीखा कि क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स होता है जिसका फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 12। जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है हम उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं।
पर एग्जामिनर कई बार चतुर होता है, वो आपसे कहेगा इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल निकालिए। तो अब इसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट जो है वो वर्किंग कैपिटल पे निकालना है, ना कि इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। बच्चे सोच रहे होंगे ओहो हमारा तो सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। नहीं, फॉर्मेट में कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3 कॉलम 3 रो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के अंडर। और पहले याद करो हम इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे थे, याद करो इसके ऊपर निकाल रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स वाले अमाउंट पर। अब हम इस पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, देखिए मैंने इसको काट दिया, इस पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज कर देंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस वाले अमाउंट पर जो वर्किंग कैपिटल है। बेटे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने से क्या होता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। आपको लगता है सारे क्वेश्चन एक जैसे, इसमें तो ये पॉइंट है, इसका ये ट्रीटमेंट हो गया, और वो बेटे अगर आप रटते हैं तो फिर उसी चीज को आपको 6-6 बार करना पड़ता है, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो अब ध्यान से देखिए, कोई फर्क नहीं रहा चार्ट में, सारी स्टोरी सेम है। फर्क है तो क्या, आपने पहले क्या निकाला था, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स पे इंटरेस्ट। अब आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। और वर्किंग कैपिटल इन क्वेश्चंस में क्या होता है, डेटर्स प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स। नॉर्मली यही होता है। अगर उसने कैश का भी कुछ बताया हो तो एक रो और जोड़ देना कैश की, फिर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, डेटर्स स्टॉक कैश माइनस क्रेडिटर्स। इतनी सी चर्चा होगी, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो वो कहता है हमारा अभी का क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स है, ठीक, और मैं सिर्फ रेलेवेंट डाटा लिख रहा हूं, और हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो है मान लीजिए 6 लाख। तो बेटा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या हो जाएगा, 6 लाख इंटू 2/12 यानी 1 लाख, ठीक है कि नहीं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या हो गया, 1 लाख। अब वो कहता है कि एट प्रेजेंट हमारा स्टॉक जो है 40,000 का है, तो आप स्टॉक 40,000 ले लीजिए। कहता है क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 के, वो 20,000 ले लीजिए। तो अब वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, 1 लाख प्लस में ये वाला 40,000 माइनस में ये वाला 20,000, 1,20,000। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल उसने बोला है 15%, तो आप इस 1,20,000 का 15% निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 18,000। अभी तक आप क्या करते आए थे, आप 1 लाख यानी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स पे इंटरेस्ट निकालते थे। अब आपने केवल क्या किया, कुछ रोज ऐड कर दी, जैसे उसमें स्टॉक आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, फिर आपने वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकाला, वो क्या होगा, डेटर्स प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स, और उस वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। बाकी क्वेश्चन करने का सारा तरीका सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, वर्किंग कैपिटल का। अगर इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल पे कहा गया है, वही वाला टेबल बनाइए, बीच में 3 रोज ऐड कर दीजिए। किसके बाद, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के बाद। एक किसके लिए, स्टॉक के लिए, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। एक किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए। तो इन 3 रोज को ऐड, और तीसरी किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। वो क्या हो जाएगा, डेटर्स प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स। इतना सा काम करना है, बाकी सारी गेम सेम। आइए आगे के कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन बनाया, जरा ध्यान से देखें। यहां पर क्रेडिट पीरियड जो है, यहां पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की चर्चा करें तो क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ। अभी हम 1 महीने का उधार दे रहे हैं, और इस लेवल पे जो हमारी सेल है वो 300 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख है, और क्रेडिट पॉलिसी से जो रिलेटेड कॉस्ट हैं, एक 4 लाख की कलेक्शन है, 3% जो है वो बैड डेट्स है सेल्स के ऊपर, और अभी हमारे जो स्टॉक्स हैं वो 25 लाख के हैं, और जो क्रेडिटर्स हैं वो 10 लाख के। तो देखा जाए
तो ये हमारी करंट सिचुएशन है। सेल्स 300 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स कॉस्ट 60 लाख, कलेक्शन कॉस्ट 4 लाख, बैड डेट 3% ऑफ सेल्स, 25 लाख का स्टॉक और 10 लाख के क्रेडिटर्स। देखिए इसमें इसको कैसे करेंगे, आइए देखिए। प्रेजेंट जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 मंथ है, ठीक। जो सेल्स है क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है और सेल्स इन रुपीस जो है वो 300 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट 60% बताई गई है, 180 लाख हो गई। फिक्स कॉस्ट 60 लाख है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी 240 लाख। एक बार आप फिर देख लें, सेल्स 300 लाख, प्रेजेंट का देखें, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स कॉस्ट 60 लाख, कलेक्शन कॉस्ट 4 लाख है, बैड डेट्स 3% ऑफ सेल्स हैं, स्टॉक 25 और क्रेडिटर्स 10। आई कलेक्शन कॉस्ट 4 लाख है, बैड डेट्स 3% ऑफ सेल्स हैं, 9 लाख के हो गए, 300 का 3%। स्टॉक में 25 लाख रुपया लगा हुआ है और जो क्रेडिटर्स हैं आप देखिए 10 लाख के हैं, तो ये वाली फिगर आपकी हो गई 10 लाख। अब आप पहले इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालें, क्या हो जाएगा 240 लाख टोटल कॉस्ट, क्रेडिट पीरियड 1/12, ये वाला अमाउंट हो जाएगा आपका 20 लाख। अब अगर आप वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 1, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक +2, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स -3, तो 1 + 2 -3 करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो 35 लाख आएगी, 35 लाख, ठीक। एल हटाई देते हैं, 35 लाख, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल देखिए कितना बताया गया है, नीचे दिया है सबसे ज्यादा कि जो कैपिटल कॉस्ट है वो 10% है। तो अब आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो 35 लाख है। अब इसके ऊपर आप यहां पर 10% लिखेंगे, बैड डेट्स का कॉलम ही नहीं, एक यहां पर लिख लेते हैं बैड डेट्स, एक कॉलम इसमें मिसिंग है बैड डेट्स का, तो ये बैड डेट्स ऊपर लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां आ जाएगा। और इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी 10% जो है वो यहां आ जाएगी, 35 लाख का 10% 3,50,000, राइट जी। इसी प्रकार आप बाकी पॉलिसीज का भी कर सकते हैं। अभी मैं प्रॉफिट निकाल लूं, अब इस 300 लाख में से मैंने ये 240 लाख घटाए तो मेरा 60 का प्रॉफिट आ गया बिफोर क्रेडिट पॉलिसी कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट पॉलिसी कॉस्ट, और उसमें मैंने ये 3 बैड डेट्स, कलेक्शन चार्जेस और इंटरेस्ट कॉस्ट घटाए तो मेरा प्रॉफिट आएगा, कैलकुलेटर दिखाएं, 43.5, ये मेरा प्रॉफिट आएगा, ये प्रेजेंट का। अब 2 प्रपोजल्स हैं जो हमें दिए गए हैं, देखिए प्रपोजल ए, प्रपोजल बी। इसी प्रकार आपने दोनों प्रपोजल्स में क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो बस हल्का सा फर्क था किसका, कि हमने डेटर्स की इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लिया है, बाकी सारी की सारी थीम सेम है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रपोजल ए, प्रपोजल बी खुद कर लेंगे। आपको मैं पूरे 3 मिनट दे रहा हूं, आप इसे करें ट्राई। देखिए ये सामने आपके प्रॉफिट्स आ गए। आपके बेहतरी के लिए, इजीनेस के लिए मैंने इसमें क्या किया है,
वर्किंग कैपिटल मैंने नीचे निकाला है अलग से वर्किंग नोट्स बनाकर, ताकि ऊपर वाला हिस्सा आपका डिस्टर्ब ना हो। तो और प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए मैंने वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन नीचे कर दिया, ताकि ऊपर का टेबल वो डिस्टर्ब हो ही ना। पहले ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स लिखा था, उसको मैं नीचे ले आया, तो इससे और टेबल साफ हो गया। देखिए अब प्रपोजल जो ए है, जो फर्स्ट प्रपोजल है, वो कहता है कि सेल बढ़ जाएगी 60% और उसी हिसाब से हमारा स्टॉक और क्रेडिटर्स ये दोनों भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं आप, प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे, मतलब ये भी 60% बढ़ जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको 60% बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। 25 लाख का 60% होता है 15 लाख, तो नए जो आपके स्टॉक हैं वो 40 लाख के हो जाएंगे। इसी तरह क्रेडिटर्स को भी हम प्लस 60% कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 10 लाख का 60% 6 लाख, नए क्रेडिटर्स हो जाएंगे 16 लाख और नया स्टॉक हो जाएगा 40 लाख। यहां सेल्स बोला था 60% बढ़ जाएगी, तो देखिए सेल्स भी 60% बढ़ा दी। वेरिएबल कॉस्ट आपको याद होगा 60% है, तो ये इस सेल्स का 60% है जैसे पहले किया था, और ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट होगी हमारी ये, इस टोटल कॉस्ट से हम डेटर्स निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा 348 lakhs डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, वो हो जाएगा 87 lakhs। 348 lakhs इंटू क्रेडिट पीरियड 3 months डिवाइडेड बाय 12। अब जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस चीज पे निकालेंगे, देखें, डेटर्स प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स इक्वल टू 111 लाख, और इसका जो 10% है वो आप इंटरेस्ट ऊपर ले लें। तो यानी विधि करने की सारी सेम है। पहले आप डेटर्स पे इंटरेस्ट निकाल रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, अब इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल पे निकालेंगे, और वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स। बाकी सारा तरीका सेम। अब बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे चलते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या बोलेगा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आफ्टर टैक्स है 12%, ऐसे कुछ वैल्यू बोल देगा जिससे आप लोटपोट हो जाएं, कुर्सियों के नीचे छुप जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, देखिए 10 मिनट आप इस पे ध्यान से सुने, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब एग्जामिनर ने बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% आफ्टर टैक्स, ये पंगा डाल दिया आफ्टर टैक्स का, और फिर क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि टैक्स रेट जो है वो है 30%। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फिगर चेंज कर लेते हैं, आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। इसको 12% की जगह 14% लेते हैं। अब क्या होता है कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे कोई टैक्स का जिक्र ही नहीं किया था भाई साहब। ये नई बीमारी आ गई है इसके अंदर कि भैया आफ्टर टैक्स टैक्स रेट 30%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर मुझे आफ्टर टैक्स 14% चाहिए तो इसका मतलब होता है जो मेरी कॉस्ट है ना वो बिफोर टैक्स ज्यादा हो, ताकि टैक्स लगने के बाद मेरे पास 14% बचे। तो मैं क्या करूंगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो आफ्टर टैक्स है उसको बिफोर टैक्स बना दूंगा। उसका तरीका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स जो दे रखी है उसको आप डिवाइड कर दें 1 माइनस टैक्स रेट से। इसको समझें आप, ऊपर आ गया 14
और नीचे आ गया 1 माइनस 0.3 इक्वल टू, कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 20%। अब लॉजिक बनाए, अगर मुझे बिफोर टैक्स 20% मिलेगी रिटर्न, कॉस्ट मेरी 20% है और जो टैक्स है वो 30% है, तो 20 का जो 30% होता है वो क्या होता है, वो होता है 6। मैं घटा दूंगा तो मेरी रिटर्न 14% नहीं आ जाएगी आफ्टर टैक्स। दिमाग लगाएं। तो यानी हम बोले कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स 14% है, और इसकी जगह हम ये बोल दें कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स 20% है, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि बिफोर 20% में से जब उसका 30% यानी 6% घटाएंगे तो आपकी वही आफ्टर टैक्स 14% आ जाएगी। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। आप बिल्कुल वही चार्ट बनाएं जो मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल वही चार्ट। देखिए वही चार्ट, आपकी रिटर्न क्या थी, आफ्टर टैक्स कितनी थी, 14%। आपने इसको कन्वर्ट किया और बिफोर टैक्स बना दिया कितना, 20%। तो उसी फॉर्मेट में यहां पर 20% आपने ऑफ इसका, किसका, ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, उसी फॉर्मेट। बोला उसने 14% है, लेकिन बेटे आप कितना कैलकुलेट करें, 20%, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको ईबीटी बोल देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर 30% टैक्स माइनस कर दें तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा मेरे पास आया, बोला नहीं सर मैंने 20 नहीं करना, मैंने तो 14 ही करना है, मैं तो 14% ही यूज करूंगा, 20 मेरा मन नहीं है। क्या जरूरी है ऐसा करना? मैंने कहा बेटा जीवन एक बार मिला है, मन को मत मार, पता नहीं कल क्या हो, कल हो ना हो। मैंने कहा उसका भी तरीका है, आप क्या करो, आप 14 ही यूज करो। अब आप फॉर्मेट ऐसे बनाना, ऊपर इंटरेस्ट मत घटाना जहां पहले घटाया था। आप क्या करो, बिना इंटरेस्ट घटाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना इंटरेस्ट घटाए आप प्रॉफिट निकाल लो और उसको बोलो अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, टैक्स का रेट 30% है, फिर इसके ऊपर 30% माइनस करो तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जब आप अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लोगे तो फिर यहां पर आप इंटरेस्ट 14% ले लेना ऑन डेटर्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप नोट करोगे कि ये वाला जो फाइनल प्रॉफिट है और जो पिछले चार्ट में हम यहां प्रॉफिट निकालेंगे वो दोनों सेम हो। अब कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप 20% लेते हैं, 20% क्या है, कॉस्ट बिफोर टैक्स, तो टैक्स लगाने से पहले माइनस कर दिया हमने, नोट करिए कब माइनस किया, टैक्स लगाने से पहले, क्योंकि 20% क्या था, बिफोर टैक्स। आप कहते हैं नहीं मैं तो आफ्टर टैक्स वाली 14 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले आप टैक्स माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आए उसमें से इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स का 14% घटा देना, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो जैसा देश वैसा भेस। अगर बिफोर टैक्स वाला परसेंटेज यूज करोगे, टैक्स लगाने से पहले माइनस करो, देखिए यहां देखिए ध्यान से, टैक्स लगाने से पहले माइनस किया गया। और अगर परसेंटेज आफ्टर टैक्स वाला लोगे तो यहां देखिए टैक्स लगाने के बाद माइनस करो। कॉमन सी बात है। और मजेदारी वाली बात, दोनों आंसर के फाइनल प्रॉफिट्स क्या आएंगे, सेम। और यही सबूत है कि दोनों तरीके हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब भी आपको कहा गया हो क्या कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है, तो आपके पास दो चॉइसेस अवेलेबल हैं। एक, उसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट कर लें और जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे करें, या उसको आफ्टर टैक्स ही रहने दें, टेबल में इंटरेस्ट लास्ट में टैक्स माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें। तो ये आपका नया कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यहां मैंने एग्जाम्पल के साथ ये फॉर्मूला बता दिया है। इसमें मेरी बुक के 2 क्वेश्चन है, 2 और 20, जिसको हम कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो आप इसको नोट करें अच्छे से। यही चीज मैंने यहां आपको लिख के दिखाई थी, नीचे वेरिफिकेशन भी दिखा दिया था कि बिफोर टैक्स 20% जो होता है 14% आफ्टर टैक्स के बराबर होता है। नीचे देखिए मैंने यहाँ प्रूफ दिखाया आपको, आप ये प्रूफ भी लिख सकते हैं। आइए मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, उसमें 2-3 चीजों की चर्चा करेंगे। देखिए आप, कहता भाई एक ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर्स हैं जिनका रिस्क 10% ऑफ नॉन पेमेंट है। रिस्क 10% ऑफ नॉन पेमेंट का मतलब हुआ कि सेल्स का 10% बैड हो जाएगा। वो हमसे बिजनेस करेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनकी इच्छा 2 महीने के क्रेडिट की है। उनसे अगर हम डील करेंगे तो हमारी सेल 60,000 बढ़ जाएगी। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन नहीं है, सीधा बताया गया है कि जो कॉस्ट है वो 80% ऑफ सेल्स है। अब बेटा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% बोली है, जब टैक्स रेट 60% है। तो आइए पहले उसी बात की बात कर रहे हैं, पूछ रहा है कि प्रपोजल एक्सेप्ट करें। तो पहले हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, यानी 50% हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो। अगर मैं ये वाला टेबल लूंगा ना जिसमें इंटरेस्ट में बाद में घटा रहा हूं, तो वह मैं 50% घटाऊंगा किसके ऊपर, ऑन डेटर्स। और अगर मैं ये वाला टेबल लूंगा ना तो फिर मैं यहां पर 20% घटाऊंगा ऑन डेटर्स। देख रहे हैं आप बच्चे, सिर्फ 2 बच्चों ने बताया, मैं चेक कर रहा था कि उल्टा कर दिया, मैंने जानबूझ के ऐसा किया और मैं देख रहा हूं सिर्फ 2 बच्चों ने टेस्ट में पास हुए। बिफोर टैक्स के केस में 50% लेंगे। सब भजन कीर्तन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिर्फ 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और आफ्टर के केस में 20 लेंगे। समझे कि नहीं? जाग जाओ, बहुत सोलिए। चलिए अब आप ये देखिए, बाकी सारी गेम सेम है, पहले इस वाले को करते हैं। क्रेडिट पीरियड वो कितने का मांग रहे हैं, 2 महीने का। सेल्स कितनी बढ़ा देंगे हमारी, 60,000। टोटल कॉस्ट बोली है 80%, यानी 48,000। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या हो जाएगा, 48,000 इंटू 2/12। ऊपर लिख देंगे अमाउंट 8,000। ठीक। बैड डेट्स बोले हैं 10%, सेल्स का 10% 6,000। इंटरेस्ट इसमें 50% लेंगे, ये वाले जो आपके 8,000 है इसका 50% ले लीजिए, 4,000। सेल्स 60, उसमें से टोटल कॉस्ट हमने घटाई 48,000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 12,000। इस 12,000 में से हमने ये 10,000 घटा दिए तो हमारा प्रॉफिट आ गया 2,000। और इस क्वेश्चन में टैक्स रेट जो है वो 60% है, 2,000 का 60% होता है 1,200, तो फाइनल प्रॉफिट आया 800। अब आप देखिए हमने बिफोर टैक्स रेट यूज किया और हमारा फाइनल आंसर आया 800। बच्चों को मन में कहीं ना कहीं होगा कि यार कह तो रहे सर, पर ऐसा कैसे हो जाएगा। आप देखिएगा यहां भी 800 ही आंसर आएगा। देखिए 2 मंथ्स सेल्स आपकी हो गई 60,000, टोटल कॉस्ट 80% बताई गई है 48,000, सारा सेम ही बन रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए 48,000 इंटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 12, ये वाला अमाउंट ऊपर लिख देंगे यहाँ 8,000। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 60 में से 48 गए 12,000। कलेक्शन चार्जेस है नहीं, बैड डेट्स बोले 10%, सेल्स का 10% 6,000। अब हम इंटरेस्ट नहीं घटा रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स यूज करना चाहते हैं, बाद में घटाएंगे। तो अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आ गई 6,000। 6,000 का जो 60% टैक्स होता है वो होता है 3,600।
तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या आ गई 2400। अब आप इस डेटर्स के ऊपर, ये वाले डेटर्स के ऊपर आप 20% घटाएंगे। 800 का 8000 का 20% होता है 1600। अब 2400 में से आपने ये वाले 1600 घटा दिए। आप नोट करो वही वाले फाइनल प्रॉफिट आए 800 जो पहले आए थे। नोट करो, यहां भी 800 और वहां भी 800, उसने सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप मेरे से पूछो कौन सा आपको अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा दोनों ही अच्छे हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, मैंने तो आपको दोनों के दर्शन करा दिए। अब आपने जहां जाना है वहां निकल लीजिए, भले आप भी दोनों के कराना है, जैसे अच्छा लगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल, दोनों सामने आ गए। देख लीजिए, आइए इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट निकालो। भाई कितना रिस्क हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इसका मतलब हम कितने बैड डेट्स बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर तो बताया था ना 10%, तो हमने देखा उसमें तो हमें 800 का फायदा हो रहा है। हमने कहा हाँ भाई प्रपोजल एक्सेप्ट करो। अब वो ये नहीं कह रहा कि 10%, वो कह रहा आप बताओ कितना बर्दाश्त कर सकते हो, और उसने रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर दिया 10%। यानी यहां पर हमने परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स निकालने, किसी भी टेबल से कर सकते हैं, दोनों टेबल से आंसर सेम आएगा। अब की बार मैं एक ही टेबल से कर देता हूं, क्योंकि अननेसेसरी एक ही चीज को दो तरीके से करने में कोई फायदा नहीं। मैं इस वाले टेबल से करवाऊं। क्रेडिट पीरियड आपने देखा 2 मंथ, सेल्स आपने देखी 60,000, टोटल कॉस्ट बोली 80% ऑफ सेल्स 48,000, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 48,000 इंटू 2 अपॉन 12 इक्वल टू, ऊपर चलेगा फिगर 8,000। ठीक, कलेक्शन चार्जेस है नहीं, बैड डेट्स इस बार हमें निकालने हैं, यही तो उसने पूछा है बैड डेट्स, उसको मैंने एक्स मान दिया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स क्या हो जाएगी मेरी, पहले 60 में से मैं ये 48 घटाऊंगा, 12,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। बिफोर क्रेडिट पॉलिसी कॉस्ट, उसमें से मैंने एक्स घटाया, तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया 12,000 माइनस एक्स। मेरा टैक्स बेटा 60% रेट दिया हुआ है, 12,000 का 60% होता है 7,200 और x का 60% होगा 0.6x। यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरी हो गई 4,800 माइनस 0.4x। x में से 0.6x गया, 0.4 आ गया। 12,000 में से 7,200 गया, 4,800 आ गया। इंटरेस्ट अब की बार उसने बोला था 10% लेना है डेटर्स पे, तो डेटर्स कितने आपके 8,000। 8,000 का 10% होता है 800। तो इसका मतलब मेरा फाइनल प्रॉफिट जो आया वो 4,000 माइनस 0.4x है। मैं किसी भी केस में उसका ऑफर तभी एक्सेप्ट करूंगा जब मेरा प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव हो, यानी मोर देन 0। प्रॉफिट मोर देन 0 होने का मतलब ये हुआ कि 4,000 माइनस 0.4x मोर देन 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 जो है मोर देन 0.4x हो, यानी 4,000 डिवाइडेड बाय 0.4 मोर देन x हो, मतलब x लेस देन 10,000 हो। तो बेटे मैक्सिमम जो मैं बैड डेट्स बर्दाश्त कर सकता हूं वो 10,000 है। और यानी डिग्री ऑफ रिस्क की बात करूं तो डिग्री ऑफ रिस्क में इस चीज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। 10,000 हमारे बैड डेट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, टोटल सेल्स हमारी 60,000 है, तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो 16/2/3% यानी 16.6666% हमारा आंसर आता है। यानी इतने बैड डेट्स मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, इससे ज्यादा बैड डेट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस केस में मुझे लॉस हो जाएगा। दूसरे टेबल से बनाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर दोनों केस में सेम आता है। अच्छे से नोट करें, पॉइंट्स को देखें। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 5। यहां हम चर्चा करेंगे
एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको याद होगा सीपीटी में आपने मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ा था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। आज वो घड़ी आ गई है जब उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इनका कोई यूज है? यूज होता है, बस होता क्या जब उसका वक्त आता है हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है जो पहले पढ़ा वो बकवास। ऐसा नहीं राजे, अब आप देखेंगे उसका यूज। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, पॉइंट को समझे। कहता है व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, पूछ रहा है हमसे व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ 50% कस्टमर्स पे विद इन 30 डेज। हमारे 50% जो कस्टमर हैं वो 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, 30% कस्टमर्स 40 दिन में पेमेंट करते हैं और बाकी के कस्टमर्स 80 दिन में पेमेंट करते हैं। आइए आपकी सीपीटी की यादें ताजा करें। आपको याद है एक्स लिखते थे सीपीटी में, पी एक्स लिखते थे और इसको मल्टीप्लाई कर एक्स पी एक्स कर लेते थे और उसको जोड़ते थे, वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन था। कुछ नहीं, एक्स जो चीज जिसका एवरेज निकालना है, पी एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी। बड़ा सिंपल है, देखिए इसका यूज आ रहा है। 30 दिन के अंदर पेमेंट करने वाले कस्टमर्स हैं हमारे 50, 40 दिन के अंदर पेमेंट करने वाले कस्टमर हैं 30% और बाकी के कस्टमर 80 दिन में पेमेंट करेंगे और वो हो गए 20%। अब आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15, 12, 16, इसको आप जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा 43 डेज। यानी अब कुछ नहीं है, वो जो नॉर्मल आप क्वेश्चन करते हैं ऊपर जो क्रेडिट पीरियड लिखा होता है वहां पे 43 डेज लिख देंगे। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? वो कहते हैं यार हमें एक क्रेडिट पीरियड वाला क्वेश्चन तो करना आता है, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन क्रेडिट पीरियड। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने 3 कॉलम बना के कर दिया, आंसर तो मैच हो गया था पर 3 कॉलम बना दिया। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत आपने लंबा कर दिया, आप सिंपल सा एक स्टेप जोड़ें, उसमें आप पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लें और ऊपर क्रेडिट पीरियड 3 नहीं लिखने आपने, 30, 40, 80, 3 नहीं लिखने, सिर्फ एक लिख दीजिए 43 डेज। ये जो मैंने तरीका भी बोर्ड पे किया, थोड़ा इसके लिए जगह ज्यादा खींचती है, टेबल बनाना पड़ता है। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं इस तरीके से, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 30 इंटू 0.5 प्लस 40 इंटू 0.3 प्लस 80 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 43 डेज। इस तरीके से थोड़ी आप जगह बचा सकते हैं। बात एक ही है, इतना सा एक पॉइंट है, हर क्वेश्चन एक जैसा ही होता है, उसमें एक पॉइंट डाल दिया जाता है जो बच्चे को तड़पा देता है। आपने तड़पना नहीं। इस पे 3 क्वेश्चन है मेरी बुक में, चौथा, 33 और 42। अभी मैं आपको 4th क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट करें माइंड में। अब आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 मेरी बुक का। वो कह रहा है कि XYZ हमसे सामान खरीदना चाहती है और वो 15 लाख का माल खरीदेगी। डिलीवरीज जो है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी है, इसका कोई यूज नहीं है, आप 10 में लो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, पेमेंट टाइम से करो। 10,000 पूरा माल है जो साल में बिकेगा, 10,000 का, और जो पेमेंट होनी है वो इस प्रकार से है कि 25% बिल का पेमेंट 30 दिन में होगा, 60% बिल का पेमेंट 24 दिन में होगा, 90% बिल का पेमेंट 30 दिन में होगा, 100% बिल का पेमेंट, उल्टा बोल गया मैं, 30 दिन के अंदर 25% बिल का पेमेंट होगा, 60 दिन के अंदर 24% बिल का पेमेंट होगा, 90 दिन के अंदर 30% बिल का पेमेंट होगा और 100 दिन के अंदर 20% बिल का पेमेंट होगा और 1% पैसे हमारे मारे जाएंगे। अब यहां पे उन्होंने हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया, उसकी जगह 1, 2, 3, 4 एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दिया, उसकी जगह 4 पीरियड्स दे दिए। तो हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% है। तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा इसको निकालना, ठीक। तो सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड, 30 दिन के अंदर कितना % पेमेंट होना है बताएं? 25% प्लस 60 में 24% प्लस 90 में 30% प्लस 100 में
20%। इसको आप मल्टीप्लाई करके जोड़ लें 68.9 डेज। तो हमारा कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स नहीं है, इसको काटा, यहां लिखा डेज, वो है 68.9 डेज। क्वेश्चन में कहीं बोला गया है 360 डेज लें, नहीं बोला गया है, तो ये आपकी चॉइस है। आप जब यहां पर निकालेंगे इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, आप चाहो तो 360 ले लो, चाहो तो 365 ले लो, अकॉर्डिंगली आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, मेरी बुक का क्वेश्चन है। उसमें ये नीले रंग में जो मैंने लिखा है ये लाइन मिसिंग है, जानबूझ के मिस करी गई है बच्चों को परेशान करने के लिए, आप इसको ऐड कर लें। देखिए अब XYZ करके कंपनी है जो कह रही भाई मैं आपसे डील करना चाहती हूं और हमसे वो 15 लाख का माल खरीदेगी, जिसका पेमेंट वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करेगी। पेमेंट नहीं, उसका जो परचेज है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेगी। इसका कोई हमारे लिए यूज नहीं है। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का 160 रुपए है, प्रॉफिट 1 यूनिट का 10 रुपीज है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑर्डर का 10,000 है, उस पर स्पेशल एक्सपेंडिचर हो रहा है, 20% इंटरेस्ट रेट है, बाकी सभी चीज ऑर्डिनरी ही है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम वाली चीज है तो वो ये है, प्रॉब्लम वाली जो चीज है वो ये है कि मोड ऑफ पेमेंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहता है 30 दिन के अंदर 25% बिल का पेमेंट होगा, 60 दिन में 24% बिल का पेमेंट होगा, 90 दिन में 30% बिल का पेमेंट होगा, 100 दिन में 20% बिल का पेमेंट होगा और 1% मारा जाएगा, यानी बैड डेट्स भी है। ध्यान से देखा जाए, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया BD आपका बैड डेट्स, और ये हो गया आपका अलग से खर्चा कलेक्शन एक्सपेंडिचर या कुछ भी कह लें 10,000 रुपए, 15 लाख का माल है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं जिससे मेन गेम खत्म हो। 30 दिन में पेमेंट होगा 25% का, 60 दिन में पेमेंट होगा 24% का, 90 दिन में पेमेंट होगा 30% का, और 100 दिन में पेमेंट होगा 20% का। कैलकुलेटर से देखें 68.9 डेज आ रहा है, दिखाना कैलकुलेटर, 68.9 डेज आंसर आ रहा है इसका। तो क्रेडिट पीरियड हो गया 68.9 डेज, क्रेडिट पीरियड जो हो गया 68.9 डेज हो गया। हाँ जी देखिए 68.9 डेज। अब इसमें क्वेश्चन में वो बोलता है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके पास है, आप उसमें देखें, सेलिंग प्राइस कह रहा है एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस जो है 160 है, और जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 150। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है उसने बोला है 10 रुपए। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सेल्स है वो 15 लाख रुपए है, आप 15 लाख को सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दे तो आपके यूनिट्स आ जाएंगे, यानी 15 लाख को 160 से डिवाइड कर दें तो आपके यूनिट्स आ रहे हैं 9,375। अब 9,375 को 150 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 14,06,250, और 10 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा 93,750। तो ये चीज मिसिंग थी। अब आपने इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालना है, वो क्या हो जाएगा 14,06,250 इंटू 68.9 अपॉन 360। 360 भी ले सकते हैं और 365 भी ले सकते हैं। हमने बहुत क्वेश्चनों में 360 लिया है, आइए एक में 365 लेके देखते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ी वैरायटी रहती है लाइफ में। इसमें 365 ले लेते हैं, बाकी 360 भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब इंटू 68.9 कर दिया, डिवाइड बाय 365 किया, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है
वो आ रही है 2,65,454 रुपए, अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने 454। क्लियर? बैड डेट्स आपको याद होगा 1% बोले थे, वो हो जाएंगे 15,000। यहां कलेक्शन चार्जेस की जगह एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बोली है, तो आप चाहो तो कलेक्शन चार्जेस ना लिखकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लिख दो। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर 10,000 के बोले गए। और इंटरेस्ट कॉस्ट आप लास्ट में देखे, यहां बोली गई थी 20%। मैंने सब चीजें पहले हाईलाइट कर दी थी। इंटरेस्ट कॉस्ट 20% बोली है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है उसका 20% निकाल लेंगे, वो आएगा 53,091 रुपीज, 53,091। अब फाइनल प्रॉफिट देखिए 93,750 आपका प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट पॉलिसी कॉस्ट है। उसमें से आपने 10,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के घटाए, 15,000 आपने बैड डेट के घटाए और 53,091 रुपीज आपने घटाए इंटरेस्ट के एट द रेट ऑफ 20%। तो आपका जो अर्निंग बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट जो है वो 15,659 हो गया, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए आप उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए। नोट करिए सारा क्वेश्चन सेम था, बस क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ था, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी मॉडल लगाया। तो बच्चे आप लोग देख रहे हैं मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अलग से डील कर रहा हूं, उस पर क्वेश्चन करा रहा हूं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, अगर आप ध्यान से करेंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर को आप याद कर लें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको अच्छे से माइंड में नोट कर लें। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि सर आप जल्दी पेमेंट कर दो, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो जैसे आप नीचे 3 कॉस्ट घटाते थे ना, कलेक्शन चार्जेस, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, तो वहीं पर आप एक डिस्काउंट भी घटा दीजिए। पर सावधान, डिस्काउंट आपने केवल उन्हीं लोगों को देना है जो जल्दी पेमेंट करते हैं। तो पॉइंट क्या हुआ ये आप खुद डील कर लेंगे। मेरी बुक का क्वेश्चन 33 है, बड़े आराम से कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, ऊपर मैंने यही बताया है कि जिस प्रकार आप टेबल के अंदर डिस्काउंट मतलब बैड डेट्स, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, वहां पे डिस्काउंट भी माइनस कर दीजिएगा। ये देखिए, ये डिस्काउंट। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली वो बैड डेट हटा देता है, डिस्काउंट डाल देता है। तो इस टेबल में देखिए मैंने बैड डेट हटा दिए, डिस्काउंट डाल। 33 क्वेश्चन मैं खुद भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है आप खुद करें। इस पॉइंट को बस समझ लें आप। अब बच्चे कई बार मेरे पास आते हैं, कहते सर डिस्काउंट निकालना ही नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन में 33 में उसने बोला है कि जो 60% कस्टमर्स हैं वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं और हम 3% डिस्काउंट देते हैं अगर कोई जल्दी पेमेंट करे। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरी सेल्स के ऊपर 3% निकाल लेते हैं। नहीं बेटे, 60% कस्टमर्स ने अगर जल्दी पेमेंट की है तो आप क्या करो, सेल्स को 60% से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके ऊपर 3% डिस्काउंट निकालो। एग्जामिनर चतुर है, वो कहता है बच्चा एक्सपर्ट हो गया है, एमके जैन ने एक्सपर्ट कर दिया, इसको अब बातों में उलझाओ। तो कई बार आपसे ये नहीं बोलेगा 60% कस्टमर जल्दी पे कर देते हैं, इस बात को दूसरे तरीके से बोल देगा, कई बच्चे लोटपोट हो जाते हैं। वो बोल देगा कि प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर्स मेकिंग अर्ली पेमेंट इज 0.6। समझे आप, यानी 60% ना बोलकर प्रपोर्शन बोल दिया 0.6। बच्चा लोटपोट हो, बस 0.6%। ये 0.6% नहीं है, ये प्रपोर्शन 0.6 है, मतलब 60%। तो शब्दों पे आपने ध्यान देना है कि कितने परसेंट लोग अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, सेल्स को उस परसेंट से मल्टीप्लाई कर फिर उस पे आपने डिस्काउंट निकालना है। तो मेरी ये फीलिंग है 33 क्वेश्चन मैंने जो हिंट दे दिया, इसके बेस पे आप अपने आप कर लेंगे। इसको मैं नहीं करा रहा हूं, फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको आप खुद ट्राई करें। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप देख लें। कॉन्सेप्ट नंबर हम आ गए हैं 6 पर, जिसमें हमने डिस्काउंट की चर्चा की है। और इसको मैंने सिर्फ एक ही लाइन में बता दिया आपको कि भाई डिस्काउंट को भी नीचे माइनस करना है,
कितना डिस्काउंट करना है इस पर आपने ध्यान देना है कि कितने % लोग अर्ली पेमेंट कर रहे हैं और नीचे उसको माइनस कर दीजिए। बेटे रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम, कोई कहीं फर्क नहीं है। अब मैंने आपको इतने क्वेश्चंस और पॉइंट समझा दिए कि आपके ढेरों क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, अब आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनमें से जो है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन केवल बहादुर बच्चे ही कर पाएंगे, पर बहादुर तो मैंने आपको आधा बना ही दिया है, क्योंकि तीसरा और चौथा तो मैंने करा ही दिया। अब बहादुर बनने के लिए आपने केवल एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, 5 बाकी तो आप आराम से कर लेंगे। बाकी जो बहादुर बच्चे हैं, तेज बच्चे, एनर्जेटिक हैं, वो 5th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरी बुक के क्वेश्चन करें, सारा पेपर इसमें से आएगा। पेपर लीक हो चुका है, वो मेरी बुक में है, आपके पास है। ब्रांच एक्सपेंस जो होता है ना, स्टॉक एंड डेटर में तो अगर